तो बहुत गुबार उसके अंदर रह जाता है, इसलिए कम से कम 5 मिनट का समय तो चाहिए मुझे बोलने के लिए। आज के इस शिक्षक दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक आदरणीय श्री स्वामीनाथ पांडे जी, इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और हम सभी के मार्गदर्शक जो सिर्फ एक टेलीफोन जाने से और उपस्थित हो जाते हैं, आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह साहब, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जिनका निर्देशन मिलता है और हम लोग किसी भी कार्य को तत्परता से संपादित करने के लिए संलग्न हो जाते हैं, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर डी चौधरी सर, महाविद्यालय में हिंदी विभाग के हमारे साथी डॉक्टर प्रसेनजीत सागर जी, संस्कृत विभाग में कार्यरत हमारी बहन डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हुए इस महाविद्यालय के आपके पूर्व छात्राध्यापक हमारे शिष्य श्री अमित कुमार सिंह जी, जो सिर्फ इस कार्यक्रम की आवाज़ सुन करके यहाँ आ गए, उनको लगा कि विभाग में शायद कोई कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित हो गए। तो अगर हम लोग माइक न लगाते तो शायद अमित नहीं आ पाते यहाँ पर, तो ये अच्छा ही संयोग रहा है। सबसे पहले शिक्षक दिवस की मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप सभी भावी शिक्षक हैं। हम लोग शिक्षक हैं लेकिन आप सब भावी शिक्षक हैं और मैं सभी में एक भावी शिक्षक को ही देखता हूँ, इसलिए सभी को बधाई। बहुत सारी बातें आप लोग कर चुके हैं कि इस कार्यक्रम को हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का बखान भी बहुत हो चुका है, गुरु की महिमा भी बहुत हो चुकी है और बखान के विषय में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं। गुरु को पता नहीं क्या क्या ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म सब कुछ बता दिया जाता है। ये अच्छी बात है, ये हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है कि हम गुरु को बहुत ऊंचे दर्जे के रूप में ले जाते हैं और कई बार तो हम ईश्वर से भी उसको महान मानने लगते हैं। ये निर्भर करता है आस्थावान व्यक्ति के ऊपर कि वो किस तरीके से, उसकी भावना कैसी है और अपने गुरु को किस भावना से वह देखता है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके मन में श्रद्धा होती है, जिसके मन में आदर होता है। लेकिन आज के दौर में मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग यदि ब्रह्मा नहीं बन पाते हैं, विष्णु नहीं बन पाते हैं, महेश नहीं बन पाते हैं, परब्रह्म नहीं बन पाते हैं, तो आप लोग एक प्रयास जरूर करिएगा कि आप लोग इंसान बन जाइए। क्योंकि भगवान जब हम बन जाते हैं तो बहुत ऊपर उठ जाते हैं और जो भगवान होता है या देवी देवता होती है उसकी हम पूजा करने लगते हैं। तो हम पूजे ना जाए, हमारा सम्मान किया जाए, हमारा आदर किया जाए, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि आपके अंदर वह मानवीय गुण आ जाए, वह इंसानियत आ जाए। जो इंसानियत, जिस इंसानियत की पूजा समाज में हो, जिस इंसानियत की पूजा आपके परिवार में हो, जिस इंसानियत की पूजा आपकी मित्र मंडली में हो, आपके पड़ोस में, बस आप इंसान बन जाइए। समझ लीजिए आप एक अच्छे अध्यापक बन गए हैं, अच्छे शिक्षक बन गए हैं। आप ईश्वर न बने कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं संक्षेप में ही बोलूंगा क्योंकि मेरे बाद कई वक्ता हैं अभी उपस्थित, उनको सुनना है, उन लोगों का आशीर्वाद लेना है। शिक्षक के विषय में ये कहा जाता है, तुलनाएं की जाती हैं शिक्षक की, कि एक शिक्षक को बेल की तरह होना चाहिए। बेल फल जो होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, ऊपर से कठोर होता है और अंदर से मुलायम होता है। इसका आशय यह है कि गुरु को ऊपर से तो सख्त दिखाई देना चाहिए लेकिन अंदर से कोमल होना चाहिए, हृदय अच्छा होना चाहिए, हृदय में जो है वो लाड़ दुलार और स्नेह होना चाहिए, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा उसको सख्त दिखना चाहिए। ठीक है, ये जिन लोगों ने तर्क दिया है उनका अपना चिंतन है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि नहीं, गुरु को बेर की तरह होना चाहिए। बेर भी एक फल होता है, जानते हैं ना। तो
तो बेर की क्या विशेषता होती है कि ऊपर से मुलायम होता है और अंदर से कठोर होता है। यानी गुरु को ऊपर से तो खूब बढ़िया हंसता हुआ दिखना चाहिए, कोमल हृदय दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से थोड़ा कठोर होना चाहिए। दोनों ही तर्क अपने अपने स्थान पर उपयुक्त हैं, मैं इनको निरर्थक नहीं मानता हूँ। लेकिन इसमें मैं एक और तर्क जोड़ता हूँ कि गुरु को बेल भी होना चाहिए, गुरु को बेर भी होना चाहिए, लेकिन गुरु को सेब भी होना चाहिए। सेब की क्या विशेषता होती है कि वो ऊपर से भी मुलायम होता है और अंदर से भी मुलायम होता है। अगर आप ऊपर से सख्त रहेंगे तो आपका शिष्य आपके निकट आने में कतराएगा, भयभीत होगा, डरेगा, आपसे कुछ पूछेगा नहीं, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न दबे रह जाएंगे, लेकिन आपके भय के मारे आपसे कुछ पूछ नहीं पाएगा, आप अंदर से चाहे जितने कोमल हो। लेकिन अगर आप ऊपर से कोमल दिखते हैं और हृदय के अच्छे नहीं हैं, तब भी आप अपने शिष्य का कभी भला नहीं कर पाएंगे, कल्याण नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर से भी कोमल हैं और अंदर से भी कोमल हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने गुरु का, अपने शिष्य का कल्याण कर पाएंगे। ये कुछ मूल बातें हैं जिनको याद रखना है। मैं तो रोजाना ही कुछ न कुछ आपको उपदेश देता हूँ, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर बातें आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। क्योंकि आज राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस है, हम लोग उसको शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो राधा कृष्णन जी ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों की बात की है, मैं 2 मिनट में सिर्फ उसकी चर्चा करूंगा, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। शैक्षिक उद्देश्य जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दिए हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहली बात की है कि शिक्षा ऐसी हो जो लोगों के चरित्र का निर्माण करे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, चाहे वो छात्र हो और चाहे वो शिक्षक हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना है और उसी रूप में उन उद्देश्यों को आत्मसात भी करना है, ग्रहण भी करना है, समझना भी है। तो शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र का निर्माण करे। दूसरी बात उन्होंने कही कि शिक्षा ऐसी हो जो हमारी संस्कृति की सुरक्षा करे, हमारे संस्कारों की सुरक्षा करे, जो हमारे संस्कारों की और हमारी संस्कृति की, हमारी रीति रिवाजों की, परंपराओं की और मान्यताओं की रक्षा करे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अगली बात उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे बिंदु हैं, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो संस्कृति हो और चाहे आध्यात्मिक मूल्य हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो ऐसी हो जो कहीं न कहीं व्यवसाय के प्रति भी लोगों का रुझान उत्पन्न करे और व्यवसाय भी लोगों को उपलब्ध कराए। फिर अगली बात उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को संदर्भित शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जो लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करे। और यही नहीं रुकते हैं, आगे वो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता के साथ ही साथ कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी अंतर्राष्ट्रीय समझ भी उनके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम केवल जटिल राष्ट्रीयता के पंच में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा हम राष्ट्रवादी हो जाते हैं, तो हम फिर वैश्विक कल्याण के विषय में सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भी होना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर, छात्रों के अंदर, शिक्षकों के अंदर और समाज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समझ भी बढ़े। एक पहलू और उन्होंने जोड़ा कि शिक्षा जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर बात पर हम बात विश्वास कर लेंगे। हर चीज का एक वैज्ञानिक पहलू होता है। किसी भी तर्क को जब तक हम वैज्ञानिकता के आधार पर परख न लें, तब तक उसको स्वीकार न करें। ये बात भी उन्होंने कही। एक बात और जो उन्होंने जोड़ी, उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कहीं न कहीं समाज में वर्ग भेद को कम करे। और आप देखेंगे कि जितने भी उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए, वो सारे के सारे उद्देश्य कहीं न कहीं जितना प्रासंगिक उस समय थे, जिस समय ये उद्देश्य डॉक्टर साहब ने दिए थे, उससे कहीं ज्यादा आज के दौर में वो प्रासंगिक है। जिस तरीके से समाज में वर्ग भेद, जाति भेद, न जाने कौन कौन से भेद पनप रहे हैं, उसमें हमको ये समझना होगा कि शिक्षा
ऐसी हो, हम लोग अपने आप को इस ढंग से तैयार करें कि समाज के किसी भी प्रकार के वर्ग भेद को हम आत्मसात न करें, उसको ग्रहण न करें। साथ ही साथ उन्होंने अंतरिक्ष और अदृश्य शक्तियों के विषय में भी ज्ञान देने वाली शिक्षा की बात करी। अर्थात जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो रहस्य है, उस रहस्य को हम कैसे समझें, उसको कैसे जानें, उस पर भी हमको कहीं न कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ज्ञान, उसको भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि वह अनुभव के बाद बातें ऋषि मुनियों ने रखी थी और उसके माध्यम से वो बातें जब पाठ्यक्रम में आएंगी तो वो चीजें धीरे धीरे कहीं न कहीं समाज में जाएंगी। और एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, वो कही उच्च विचारों के संबंध में, कि हमारे जो विचार होने चाहिए वो पवित्र होने चाहिए, हमारे जो विचार होने चाहिए वो उच्च होने चाहिए, हमारी सोच जो है, हमारा जो लक्ष्य है वह ऊंचा होना चाहिए। जब हम अपना लक्ष्य ऊंचा बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे पहलू हैं जिनको जोड़ा जा सकता है और भी शैक्षिक उद्देश्य हैं। विशेष रूप से राधा कृष्णन जी ने मानवता पर बल दिया है, सामुदायिकता पर बल दिया है, सामाजिक एकता पर बल दिया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो उनकी प्रासंगिकता कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज के दिन हम लोगों को ये संकल्प लेने का दिन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर केवल केक काट देने से, राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर गुब्बारे फोड़ देने से, फुलझड़ी चला देने से या मिष्ठान वितरण कर देने से हमारा आपका कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तब होगा जब हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के विचारों को आत्मसात करें, ग्रहण करें, समझें और साथ ही साथ अपने आचरण में उसको लागू करें। तब जाकर के हम सच्ची जो श्रद्धांजलि कहें या सच्चा जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है उसको हम सार्थक बना पाएंगे। आज के आयोजन के लिए सभी छात्रों ने जो सामूहिक प्रयास किया है, मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। लेकिन ये मेरा अपना मूल्यांकन नहीं है, इसका मूल्यांकन हमारे प्राचार्य जी करेंगे और मुख्य अतिथि महोदय करेंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रबंधक महोदय, आप सभी लोग इसका मूल्यांकन करेंगे कि अल्प समय में, अल्प अवधि में जिस तरह से सीमित संसाधनों में भी इस आयोजन को आप लोगों ने अंजाम दिया है वह कितना सफल रहा है। मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत